नमस्कार। आज हम यूपीएससी की तैयारी से जुड़े एक ऐसे पहलू पर बात कर रहे हैं जो अक्सर किताबों के ढेर के नीचे कहीं दब सा जाता है। हम्म। और वो है एस्पिरेंट का अपना स्वास्थ्य। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही दिलचस्प कह सकते हैं कि एक विरोधाभास सामने रखते हैं बिल्कुल। कि सफलता के लिए एस्पिरेंट्स जिस पहली चीज की बलि चढ़ाते हैं, यानी अपनी सेहत, वही असल में उस सफलता की नींव होती है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन इसी गुत्थी को सुलझाना है। हम इन स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, ये सिर्फ साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। अच्छा। ये तैयारी की प्रक्रिया में ही कहीं गहरे तक जुड़ी हुई हैं। हम जानेंगे कि ये समस्याएं हैं क्या, क्यों इतने बुद्धिमान और मेहनती एस्पिरेंट्स भी इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, और सबसे ज़रूरी, हम उन प्रैक्टिकल समाधानों पर बात करेंगे जो तैयारी को कमज़ोर नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं उस पहली और शायद सबसे आम समस्या से, जिसे एस्पिरेंट्स ना एक तमगे की तरह पहनते हैं। नींद की कमी। हाँ, नींद की कमी। देर रात तक पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, हम्म। ये एक तरह से मेहनत का प्रतीक बन गया है। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत इसे मेहनत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी गलती बताते हैं। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है जो इस बात को साफ करता है। बताइए। स्रोत के अनुसार लगातार 6 घंटे से कम सोने वाले एस्पिरेंट की नई जानकारी को याद रखने और उसे समझने की क्षमता 8 घंटे सोने वाले की तुलना में लगभग 30% तक कम हो जाती है। 30%? जी। तो जो 2 घंटे की नींद बचाकर वे पढ़ने में लगा रहे हैं, असल में वे अपने दिन के 4-5 घंटे की पढ़ाई की प्रभावशीलता को गंवा रहे हैं। एक ऐसा सौदा है जिसमें सिर्फ नुकसान है। ये सिर्फ थकावट नहीं है, ये सीधे सीधे अपनी याददाश्त को कमजोर करना है। 30%, ये तो बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब ये कि ज्यादा घंटे लगाकर भी कम सीखा जा रहा है। और नींद की कमी का असर सिर्फ दिमाग पर तो नहीं रुकता होगा। बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे एक चेन रिएक्शन या कह सकते हैं कि एक दुष्चक्र की तरह समझाता है। दुष्चक्र कैसे? देखिए, नींद की कमी से शरीर में तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल, उसका स्तर बढ़ जाता है। इससे चिड़चिड़ापन और चिंता बढ़ती है। फिर बढ़ी हुई चिंता के कारण नींद और खराब होती है। अच्छा, तो ये एक दूसरे को बढ़ाते हैं? हाँ, और साथ ही शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत, मतलब इम्यूनिटी, वो भी कमजोर पड़ जाती है, जिससे सर्दी, जुकाम जैसी छोटी-मोटी बीमारियां बार-बार होने लगती हैं और पढ़ाई के कीमती दिन बर्बाद होते हैं। ये तो एक जाल की तरह है जिसमें एस्पिरेंट फंसता चला जाता है। और इसी से जुड़ी एक और समस्या है जिस पर स्रोत काफी जोर देता है। घंटों तक स्क्रीन या किताबों को घूरते रहने से आंखों पर पड़ने वाला तनाव, डिजिटल आई स्ट्रेन जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया है। हाँ, और ये समस्या अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि पढ़ाई के बहुत सारे साधन अब डिजिटल हो गए हैं। पीडीएफ हैं, ऑनलाइन लेक्चर हैं, नोट्स हैं। सही बात है। और स्रोत बताता है कि डिजिटल आई स्ट्रेन सिर्फ आंखों में सूखापन या सिर दर्द तक सीमित नहीं है। ये असल में एक तरह का संज्ञानात्मक भार, मतलब कॉग्निटिव लोड भी बढ़ाता है। कॉग्निटिव लोड वो क्या होता है? मतलब जब आपकी आंखें थकी होती हैं तो आपके दिमाग को पढ़े हुए शब्दों का अर्थ निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे आपका दिमाग जल्दी थक जाता है और आपकी एकाग्रता की जो अवधि है वो कम हो जाती है। ये कनेक्शन बहुत दिलचस्प है कि आंखों की थकान सीधे दिमाग की क्षमता को प्रभावित करती है। और घंटों तक एक ही जगह बैठने की बात से मुझे तीसरी समस्या याद आती है जिसके बारे में स्रोत चेतावनी देता है। पीठ दर्द और गलत पोस्चर। सही पकड़ा आपने। देखिए, एस्पिरेंट्स इसे एक मामूली सी असुविधा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन स्रोत इसे एक साइलेंट एनर्जी ड्रेनर कहता है। साइलेंट एनर्जी ड्रेनर? जी। जब आप गलत पोस्चर में बैठते हैं तो आपकी मांसपेशियां लगातार तनाव में रहती हैं। ये शारीरिक तनाव आपके दिमाग को एक निरंतर, एक धीमा संकेत भेजता रहता है जो आपकी मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करता है। मतलब एहसास भी नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन 8-10 घंटे की पढ़ाई के अंत में जो जबरदस्त थकावट महसूस होती है, उसका एक बड़ा हिस्सा इसी शारीरिक तनाव से आता है। तो ये सिर्फ पीठ दर्द नहीं है, ये आपकी मानसिक सहन शक्ति को भी कम कर रहा है। और ये हमें चौथी और शायद सबसे बड़ी चुनौती पर लाता है, चिंता और मानसिक थकान। परीक्षा का दबाव, दूसरों से तुलना, भविष्य की अनिश्चितता, ये सब मिलकर एक मानसिक तूफान खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ आकर सारी कड़ियाँ जुड़ जाती हैं। नींद की कमी, आंखों पर तनाव और शारीरिक असुविधा, ये तीनों चीजें मिलकर मानसिक तनाव को कई गुना बढ़ा देती हैं।
जब शरीर थका और असहज होता है तो मन के लिए शांत और केंद्रित रहना लगभग असंभव हो जाता है। तो मतलब मानसिक थकान कोई अलग समस्या नहीं है? नहीं, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि वो अक्सर इन शारीरिक समस्याओं का ही नतीजा होती है। तो ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब ये समस्याएं इतनी स्पष्ट हैं और लगभग हर एस्पिरेंट इन्हें अनुभव करता है, तो फिर इनकी इतनी बड़े पैमाने पर उपरीक्षा क्यों होती है? लोग जानबूझकर इस जाल में क्यों फंसते हैं? इसका जवाब तैयारी के माहौल और कह सकते हैं कि उसकी संस्कृति में छिपा है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। सबसे बड़ा कारण है घंटों की गिनती को सफलता का पैमाना मान लेना। अच्छा। एक धारणा बन गई है कि जो 14-16 घंटे पढ़ रहा है वही सफल होगा। यहाँ गुणवत्ता पर नहीं, मात्रा पर जोर है। ये एक तरह की दिखावे की मेहनत है, जहाँ कम सोना और थके हुए दिखना समर्पण का प्रतीक माना जाता है। मतलब एक तरह का सामाजिक दबाव कि अगर मेरे साथ वाला 4 घंटे सोकर पढ़ रहा है तो मुझे भी वैसा ही करना होगा, वरना मैं पीछे रह जाऊंगा। ये तो बहुत ही हानिकारक सोच है। बिल्कुल। स्रोत में एक एस्पिरेंट का उदाहरण भी है जो दोस्तों के बीच ये बताने में शर्म महसूस करता था कि वो रोज 7 घंटे सोता है। उसे डर था कि लोग उसे कम गंभीर समझेंगे। हाँ, और इसी से जुड़ा दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण है अस्थायी दर्द का भ्रम। एस्पिरेंट्स खुद को यकीन दिलाते हैं कि ये तो बस 1-2 साल की बात है, एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर सेहत ठीक कर लेंगे। हाँ, ये बहुत आम है। वे स्वास्थ्य को एक ऐसे स्विच की तरह देखते हैं जिसे अपनी मर्जी से बंद किया और बाद में चालू किया जा सकता है। लेकिन स्रोत चेतावनी देता है कि शरीर इस तरह काम नहीं करता। लंबे समय तक की गई उपेक्षा का असर स्थायी हो सकता है। तो अगर ये पारंपरिक तरीका, ये हसल कल्चर जिसे कहते हैं, वो असल में उल्टा पड़ रहा है, तो फिर प्रभावी और टिकाऊ तैयारी का रास्ता क्या है? चलिए अब स्रोतों में बताए गए समाधानों की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत नींद से ही करते हैं। स्रोत इस मामले में बहुत स्पष्ट है। वो सिर्फ 6-7 घंटे सोएं नहीं कहता, वो इसे एक गैर समझौता योग्य मतलब नॉन नेगोशिएबल गतिविधि बताता है। इसे पढ़ाई के बराबर महत्व देना होगा। नॉन नेगोशिएबल? जी। स्रोत का सुझाव है कि सोने और जागने का एक निश्चित समय तय करें, यहाँ तक कि वीकेंड पर भी। इससे शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाती है। और जो लोग रात के उल्लू हैं उनके लिए भी स्रोत की सलाह है कि वे आधी रात के बाद तक जागने से बचें, क्योंकि ये नींद के सबसे गहरे और रिपेरेटिव चक्रों को बाधित करता है। और आंखों के लिए उस दिलचस्प 20-20-20 नियम के बारे में बताइए, वो क्या है? हाँ, वो एक बहुत ही कारगर फर्स्ट एड तकनीक है। हर 20 मिनट की पढ़ाई के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। बस इतना ही? हाँ, ये आंखों की मांसपेशियों को रीफोकस करने और आराम देने में मदद करता है। लेकिन स्रोत एक कदम और आगे जाता है। वो कहता है कि यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। असली समाधान है स्क्रीन टाइम को सीमित करना। जहां भी संभव हो कागजी किताबों या प्रिंटआउट्स को प्राथमिकता दें और दिन में एक डिजिटल डिटॉक्स अवधि जरूर रखें, खासकर सोने से 1 घंटा पहले, जब आप किसी भी तरह की स्क्रीन से दूर रहें। ये बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ आंखों को आराम देता है बल्कि नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। ये सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं पोस्चर और शारीरिक गतिविधि पर। एक अच्छी कुर्सी पर निवेश करना तो ठीक है, लेकिन हर कोई शायद ये न कर पाए। बिल्कुल, और स्रोत इस बात को समझता है, इसलिए वो छोटे और बिना खर्च वाले उपायों पर ज्यादा जोर देता है, जैसे अपनी कुर्सी पर पीठ को सहारा देने के लिए एक छोटा तकिया या तौलिया इस्तेमाल करना। अच्छा। लेकिन सबसे शक्तिशाली उपाय है गतिशील रहना। हर 45-50 मिनट में एक 5 मिनट का ब्रेक लें। इसमें बस खड़े होकर शरीर को स्ट्रेच करना या कमरे में ही थोड़ा टहलना शामिल है। स्रोत का कहना है कि ये छोटा सा ब्रेक रक्त संचार को बेहतर बनाता है, अकड़न दूर करता है और सबसे जरूरी दिमाग को रीसेट होने का मौका देता है। और दिन में 20-30 मिनट की नियमित कसरत के बारे में क्या? कई एस्पिरेंट्स को लगता है कि इससे उनका समय बर्बाद होगा। स्रोत इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करता है। वो कहता है कि 30 मिनट की कसरत आपका समय बर्बाद नहीं करती, बल्कि आपके बाकी के 23.5 घंटों की गुणवत्ता को बढ़ाती है। ओह, ये एक अच्छा नजरिया है। कसरत से एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो प्राकृतिक फील गुड केमिकल हैं। ये तनाव को कम करते हैं और मूड को बेहतर बनाते हैं। और इसके लिए जिम जाना जरूरी नहीं है। तेज चलना, जॉगिंग, योग या घर पर ही कुछ साधारण व्यायाम,
कुछ भी जो आपके दिल की धड़कन को बढ़ाए वो फायदेमंद है। ये तो हुए शारीरिक समाधान, लेकिन उस मानसिक दबाव और चिंता का क्या करें जो शायद सबसे बड़ी चुनौती है? उसके लिए स्रोत मानसिक स्वच्छता मतलब मेंटल हाइजीन की बात करता है। जैसे हम शरीर को साफ रखते हैं वैसे ही मन को भी साफ रखना जरूरी है। मेंटल हाइजीन? जी, इसके लिए 2 बहुत ही कारगर तकनीकें बताई गई हैं। पहली है रोज 10-15 मिनट का ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास। ये दिमाग की भागदौड़ को शांत करने और वर्तमान क्षण में वापस लाने में मदद करता है। और दूसरी तकनीक है जर्नलिंग, यानी अपने विचारों और चिंताओं को एक डायरी में लिखना। जब आप अपनी चिंताओं को कागज पर उतार देते हैं तो वे आपके दिमाग में घूमना बंद कर देती हैं और आप उन्हें ज्यादा वस्तुनिष्ठ रूप से देख पाते हैं। और इन सब के साथ पोषण की भूमिका को कैसे अनदेखा किया जा सकता है? स्रोत में भोजन और हाइड्रेशन को लेकर भी कुछ स्पष्ट निर्देश हैं, है ना? हाँ, स्रोत कहता है कि आप जैसा खाते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही सोचते हैं। संतुलित भोजन जिसमें प्रोटीन हो, जैसे दालें, अंडे, पनीर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो, जैसे कि साबुत अनाज। बिल्कुल, और बहुत सारी सब्जियां और फल, ये सब दिमाग को एक स्थिर ऊर्जा प्रदान करता है। स्रोत विशेष रूप से जंक फूड और मीठे पेय पदार्थों से बचने की सलाह देता है। क्यों? ये चीजें आपको थोड़ी देर के लिए ऊर्जा का तेज झटका देती हैं, लेकिन उसके बाद शुगर क्रैश होता है जिससे आपकी एकाग्रता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और पानी, दिमाग का लगभग 75% हिस्सा पानी है। पर्याप्त पानी न पीने से सिर दर्द, सुस्ती और ध्यान केंद्रित करने में बहुत कठिनाई हो सकती है। तो इन सभी समाधानों को एक साथ मिलाकर एक एस्पिरेंट अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकता है? क्या स्रोत इसका कोई खाका पेश करता है? हाँ, स्रोत एक आदर्श दिनचर्या का ढांचा देता है, लेकिन वो इस बात पर जोर देता है कि ये लचीला होना चाहिए। इसका सार है अनुशासन और संतुलन का मिश्रण। अच्छा, जैसे सुबह की शुरुआत व्यायाम से करना, फिर 2-3 घंटे के पढ़ाई के स्लॉट बनाना, हर स्लॉट के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक जिसमें आप टहलें, पानी पिएं या आंखों की एक्सरसाइज करें। दोपहर में एक संतुलित भोजन और उसके बाद शायद एक छोटी सी 20 मिनट की झपकी, पावर नैप। हाँ, शाम को फिर पढ़ाई और दिन का अंत किसी हॉबी या परिवार के साथ समय बिताकर करना, ताकि दिमाग को पढ़ाई से पूरी तरह से छुट्टी मिल सके। इस सब में एक बहुत जरूरी बात मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की भी है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अभिभूत, निराश या चिंतित महसूस करना सामान्य है, ये कोई कमजोरी नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए मदद मांगना बहुत जरूरी है। ये अपने दोस्तों, परिवार या किसी मेंटर से बात करना हो सकता है। स्रोत बर्नआउट के शुरुआती लक्षणों को पहचानने पर बहुत जोर देता है, जैसे लगातार बनी रहने वाली थकान, पढ़ाई में मन न लगना और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। इन लक्षणों को नजरअंदाज करने की बजाय उन्हें एक संकेत मानना चाहिए कि आपको रुककर अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सही बात है। कभी कभी धीमा होना ही आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका होता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि यूपीएससी की तैयारी में सफलता का रास्ता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट और स्वस्थ मेहनत से होकर गुजरता है। स्रोत हमें बार बार यह याद दिलाता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की नींव के बिना ज्ञान की ऊंची इमारत खड़ी नहीं की जा सकती। आपने एकदम सही कहा। नींद, पोषण, व्यायाम और तनाव प्रबंधन ये कोई विलासिता नहीं है, बल्कि ये इस तैयारी के सबसे जरूरी उपकरण है। इन्हें नजरअंदाज करने की कीमत महीनों या सालों की मेहनत बर्बाद करके चुकानी पड़ सकती है। स्रोत का अंतिम निष्कर्ष बहुत ही शक्तिशाली और याद रखने योग्य है। क्या है वो? आपका शरीर आपकी नींव है, आपका मन उस पर बनी संरचना है। अगर नींव कमजोर होगी तो संरचना कभी भी ढह सकती है। दोनों का ध्यान रखें। और मैं श्रोताओं के लिए स्रोत के एक अंतिम संदेश के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। स्मार्ट काम करें, पर्याप्त आराम करें, रोजाना सक्रिय रहें, शांति से सोचें, सफलता स्वाभाविक रूप से मिलेगी। ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या सफलता केवल अथक परिश्रम का परिणाम है या ये उस अथक परिश्रम को संभव बनाने वाली एक संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली का एक स्वाभाविक उपउत्पाद है? इस पर जरूर सोचिएगा।